Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. You can call us on the following three numbers at 23421050 and 23314444. Please do remember to prefix 011 if you're calling us from outside Delhi. I am Ishan Mittal and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. जी धन्यवाद ईशान। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो गया है शाम 6:30 का और अब वक्त है आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र का और आप सभी श्रोताओं का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। जैसे कि आज शनिवार है और आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 23421050 और 23314444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। चर्चा के लिए और आप सबके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं ईशान मित्तल। Domestic markets rise for the third straight week. Sensex and Nifty jump over 1.5%. UPI becomes world's leading digital payment platform with 81 lakh crore rupees transactions in April-July period this year. And US markets end at record highs on second consecutive Friday. घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे हफ्ते भी तेजी का रुख देखा गया। सेंसेक्स और निफ्टी में 1.5% से अधिक की वृद्धि। भारत के यूपीआई ने विश्व के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया और अमेरिकी शेयर बाजार लगातार दूसरे शुक्रवार हुए रिकॉर्ड स्तर पर बंद। And now for the reports. Rising for the third straight week, domestic benchmark indices ended higher on positive global sentiment, following the latest Jackson Hole meeting, where the outcome suggested a potential rate cut by the Federal Reserve in the upcoming September meeting. The markets hit multiple record highs during the week. This week, the Sensex surged 1280 points or 1.6% to close at 82,366 yesterday. The Nifty gained 413 points or 1.7% during the week to close at 25,236. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index gained 1.5% and the Small Cap Index 0.6%. In August month, the Sensex climbed 0.8% and the Nifty surged 1.1%. जी, और सबसे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। कोलकाता से हमारे साथ पंकज जुड़े हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका शो में। प्लीज सवाल पूछें अपना। जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी, हमारा एक प्रश्न है कि मैं एसआईपी के माध्यम से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 5 से 7 वर्षों के लिए। तो प्रश्न ये है कि मैं वैसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन सा कैप माने कौन सा बेस होता है, जैसे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। पर किसी ने मुझे सजेस्ट किया था मिड कैप के लिए, पर इसमें आपका भी ओपिनियन मैं जानना चाहता हूँ। और दूसरा यह है कि यदि मैं मिड कैप भी जाता हूँ खुलवाने के लिए तो मैंने बैंक में पता किया तो वहां पे मेरा एसबीआई में अकाउंट है। मैंने सोचा कि एसबीआई की से ही मैं अपना म्यूचुअल फंड कंटिन्यू करूं, तो वहां पर मैं पीएसयू फंड, ब्लू चिप फंड क्या सब बताने लगे, जिससे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक्चुअली मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं एक्चुअली क्या करूँ, किसमें इन्वेस्ट करूँ।
तो प्लीज थोड़ा मुझे गाइड करें। जी पंकज, बहुत अच्छा आपकी सोच है कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में जा रहे हैं। वैसे तो रविवार को म्यूचुअल फंड पे विशेष तौर पर धीरेन्द्र जुड़ते हैं वैल्यू रिसर्च के, जो कि आपको और ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि कल भी जुड़िए। लेकिन आपके अगर प्रश्न का जितनी मेरी समझ है उससे मैं जवाब दे सकूं, तो देखिए आज के समय में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो लार्ज कैप पे ही शुरुआत करें, मिड कैप और स्मॉल कैप से आपको बचना चाहिए। और उसमें भी लार्ज कैप में अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड लेके जाते हैं, यानी कि एक खास क्षेत्र विशेष नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में जो पैसा लगा है वो आपके लिए बेहतर होगा। तो आप म्यूचुअल फंड का रास्ता बिल्कुल एसआईपी के जरिए शुरू करें, और तमाम जो संस्थाएं होती हैं, किसी बैंक या किसी संस्था विशेष का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हर किसी का अपना एक उद्देश्य होता है कि इस फंड में लगाइए क्योंकि उससे उनका कमीशन बना हुआ होता है। फैसला आपने करना है, और मेरी समझ से आपके लिए बेहतर होगा कि लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड में जाएं। Thank you, Shishir ji. And we have our next caller, Yogesh from Delhi. Yogesh ji, welcome to the show. Please ask your question. जी नमस्कार, आप सभी को, पूरी टीम को नमस्कार। और शिशिर जी, मैं खासतौर पे ये कहना चाहूंगा एक निवेशक के नाते कि आपका जो अंदाजा बयान है और जिस तरीके से आप जवाब देते हैं उससे काफी जानकारी हमें सीखने को मिलती है। धन्यवाद। सर, मेरा सवाल ये है कि हम अपना पोर्टफोलियो सारा कंसोलिडेट करके धीरे धीरे म्यूचुअल फंड की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें इक्विटी एलोकेशन तो हमारे पास फंड से आ रहा है, बट तो फिक्स इनकम एलोकेशन हमारा पीपीएफ में और एनएससी वगैरह में है। उसके लिए क्या डेट फंड काफी अपने आप में सक्षम व्हीकल है? ओके, देखिए अगर आपने पीपीएफ में पैसा लगा रखा है तो मेरे ख्याल से वो तो सबसे बेहतर विकल्प आज के दिन में अगर है तो कोई पीपीएफ है। इसलिए बेहतर विकल्प मैं मानता हूं क्योंकि वहां पे आपका ट्रिपल ई का सिस्टम होता है। हमारे श्रोताओं के लिए ट्रिपल ई के सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है, खास तौर पे जो लोग निवेश करते हैं। ट्रिपल ई का मतलब होता है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी कि जब आप पैसा जमा करते हैं तो उस समय में आप कर का छूट ले सकते हैं। उसके अलावा जब वो पैसा से पैसे बनता है, यानी कि उसमें कुछ भी एक्रीशन होता है, उस पर भी आपको कर में छूट मिलती है, और जब आप पैसा निकालते हैं तो उसमें भी आपको छूट मिलती है। तो पीपीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ट्रिपल ई यानी कि कभी भी आपको कर नहीं देना है। तो इसलिए अगर आप पीपीएफ में आपने पैसा रख रखा है तो उसे जरूर रखें, वो आपके लिए एक बेहतर है। हाँ, डेट फंड में कुछ पैसा लगाते हैं तो उस फंड में आप जाएं जैसे जैसे गवर्नमेंट फंड जो सिक्योरिटीज में ज्यादा पैसा रख रहे हैं, क्योंकि वहां पर मूल और ब्याज की गारंटी होती है। तो इक्विटी का एक्सपोजर आपके पास पहले ही है शेयरों का, तो आप अपने जोखिम को अगर थोड़ा बहुत हेजिंग करना चाहें तो उसके लिए बेहतर है कि आप डेट फंड में ऐसे फंड पे जाएं जो जीसेक्स में हो और पीपीएफ में आप बनाए रखें। मेरे समझ में आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जी, और दिल्ली से ही हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हुए हैं, सुखदेव। सुखदेव जी, स्वागत है आपका शो में। प्लीज सवाल पूछें अपना। हेलो 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 जी, सुखदेव जी सवाल पूछिए प्लीज अपना। हाँ सर, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। सर, मेरा क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन इज हैविंग 2 मोबाइल नंबर and 2 email IDs, should he give both in bank KYC or can give one of his own choice? Okay. Thank you. सुखदेव जी, 2 मोबाइल और 2 ईमेल आईडी में आप एक प्राइमरी बना लीजिए और एक सेकेंडरी बना लीजिए, यानी कि एक जिस पे आप रोज आप नियमित तौर पे करना चाहते हैं, और सेकेंडरी रखें कि इन केस अगर पहला वाला आपका किसी तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उस ईमेल अकाउंट के जरिए आप कर सकते हैं। तो देने में दिक्कत नहीं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है कि बैंक केवाईसी में आपसे एक ही ईमेल अकाउंट पूछा जाता है और वहां पर आपके लिए विकल्प नहीं होता कि आप सेकेंडरी दें। हाँ, बाद में आप जब नॉमिनेशन किसी को आप दे रहे हैं वहां पर आप एक और ईमेल आईडी दे सकते हैं जो कि किसी का भी हो सकता है। आपको अगर देना हो तो आप एक ही ईमेल दे सकते हैं। And we have our next caller from Gurugram, Rajguru. Rajguru ji, welcome to the show. Please ask your question. सवाल पूछें। नमस्कार जी। ये तो एक इत्तेफाक की बात है, हमारे से पहले कॉलर थे सुखदेव जी और मैं राजगुरु, और मेरे ख्याल आने वाले कोई श्रोता भगत सिंह भी होंगे। बहुत अच्छा संजोग हो जाएगा जी। सर नमस्कार, मेरा ये सवाल है कि मेरे पास कुछ अमाउंट आने वाला है और मैं उस अमाउंट को कहाँ इन्वेस्ट करूं? क्या मैं दोबारा ही उसको इन्वेस्ट जहाँ लगा हुआ है वहीं करूं, या मैं आपके शेयर मार्केट में जाऊं? शेयर मार्केट की राजगुरु जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। आपका बैंक में पैसा, जो बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो मैच्योर हो रहा है? हाँ जी। ओके, तो आप यानी कि जो आपने जमा कर रखा है, अब आप ये जानना चाहते हैं कि उसे हम जमा करें या निवेश करें?
हाँ, उसको निवेश करें। और क्योंकि मैंने कुछ प्राइवेट निजी बैंकों में भी जानकारी ली थी, तो उन्होंने हमें एक स्कीम दी है कि 2 लाख दीजिए, एक साल बाद आपको 83,000 आपको रिटर्न आएगा, और ऐसे आप 12 साल तक देते रहिए तो आपको हर साल 83,000 आते रहेंगे। फिर आपको 12 साल के बाद कितनी देना, फिर आपको 83,000 हर महीने हर साल आता रहेगा, और मेच्योरिटी 25 साल की है। उसके बाद आपको फिर वो पेमेंट जो भी अमाउंट बनेगा वो आपको रिटर्न आएगी। तो ये बैंक इतना अच्छा अमाउंट क्यों देते हैं? क्या ये प्राइवेट बैंक ऐसा पॉसिबल हो सकता है? राजगुरु जी, पहली चीज एक बात थोड़ा सा आप स्पष्ट कर दो, और ये श्रोताओं के लिए भी समझना बहुत जरूरी है कि जमा और निवेश 2 अलग अलग चीजें होती हैं। जमा में आपके लिए क्या होता है कि मूल की काफी हद तक जमा सुरक्षा होती है, बीमा सुरक्षा। खासतौर पे बैंकों में जब आप पैसा जमा करते हैं तो वहां पर क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस होती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है, माफ कीजिएगा, वो आपको 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलता है। तो आप बैंक में जमा करते हैं। जब आप निवेश करने की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में आप जाते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में जाते हैं। अब आपका जो प्रश्न है कि आपके पास कुछ पैसे जो आपने जमा कर रखे थे, जो आपकी मियादी जमा थी, फिक्स डिपॉजिट थी, वो मैच्योर हो रही है। मेरी सलाह ये होगी कि कभी भी झांसे में ना आए कि 2 लाख रुपए आप लगाएंगे और 83,000 रुपए आपको हर साल 2 साल पे मिलेगा। ये कौन सी योजना है, मेरी भी समझ में नहीं आ रही। और कोई भी बैंक 25 साल की योजना तो बिल्कुल नहीं देता है। बैंक 25 साल के लिए कर्ज दे सकता है, बैंक 25 साल की जमा कभी नहीं देता है। बैंकों में जमा की सबसे ऊंची मियाद 5 साल की है। तो इसीलिए इस झांसे में ना आए। बेहतर ये होगा कि चूंकि अभी इस समय में जमा पर ब्याज काफी आकर्षक है और सुरक्षित भी है, तो आप उसी में आप फिक्स डिपॉजिट को रिन्यू कर सकते हैं। किसी एक जो रिकॉग्नाइज्ड बैंक है, जिसको हम लोग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं, जो 12 सरकारी बैंक हैं, उसके अलावा 21 निजी बैंक हैं और विदेशी बैंक है, वहां पर आप पैसा रख सकते हैं, वहीं पे आप फिक्स डिपॉजिट करा लें। शिशिर जी, कई बार जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी को जो है इन्वेस्टमेंट समझ बैठते हैं, ये गलती भी करते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंश्योरेंस में अगर आप यूलिप ले रहे हैं तो आप निवेशक हैं जी। और दूसरी बात यह कि बीमा कंपनियां भी आपके पैसे का निवेश करती हैं जी। और वहां पर भी एक तरीके से कहा जाए कि वो कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। लेकिन एक श्रोता के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वो जमा कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, क्योंकि जमा जब आप करते हैं तो मूल और ब्याज दोनों के मामले में आपको काफी हद तक गारंटी हो सकती है। मूल के तौर पे तो होती है, क्योंकि बैंकों में जमा को जो है वो, जैसे मैंने कहा, कि बीमा सुरक्षा मिलता है और ब्याज भी मिलता है। लेकिन जब निवेश करते हैं तो मूल और ब्याज दोनों पर तलवार लटकते रहती है, क्योंकि आपने शेयरों में लगाया और अगर शेयर बाजार आपका साथ नहीं दिया तो फिर And moving on to Mumbai, we have Ratnakar on the line. Hello. Ratnakar ji, please welcome to the show. Please ask your question. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. मेरे 2 सवाल है। एक सवाल है कि जो अभी डिफेंस स्टॉक्स नीचे जा रहे, तो वो ड्यू टू ओवर वैल्यूएशन होने के बाद वो नीचे जा रहे कि उसका आगे का प्रोस्पेक्ट कम है इसलिए नीचे जा रहे। और दूसरा सवाल है कि कुछ जो स्क्रिप्ट रहते हैं इनका ट्रेडिंग में, उसमें रहते हैं कि इंट्राडे के लिए ये स्क्रिप्ट अलाउड नहीं है, वो इंट्राडे नहीं कर सकते। इसका मीनिंग क्या है? ओके। पहला जो देखिए, डिफेंस के मामले में इसमें थोड़े समय के लिए उसमें गिरावट है। मुझे लगता है कि डिफेंस स्टॉक जो है वो लंबे समय के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, यानी कि 5 साल से या 5 साल से ज्यादा मियाद के लिए एक बेहतर विकल्प है। गिरावट हो रही है तो मेरे हिसाब से एवरेज कर लें तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है। दूसरा सवाल है कि कई शेयर जो हैं वो, जाहिर सी बात है कि इंट्राडे में देखिए निवेशक नहीं होते, इंट्राडे में ट्रेडर्स होते हैं, यानी कि कारोबारी होते हैं जिनका मूल काम होता है कि आप शेयर खरीदो, बेचो और वहां पर आप मुनाफा कमाओ। जबकि एक निवेशक का काम होता है कि एक निश्चित समय के लिए, चाहे वो महीने भर का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, तो वो लगाते हैं। तो ऐसे शेयरों को इंट्राडे में नहीं रखा जाता है, जो अलाउ नहीं किया जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है कि उसमें बहुत ज्यादा, जिससे कहा जाए कि लिक्विडिटी नहीं है या बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आते रहती है। तो इन कई कारण होते हैं जिसकी वजह से उन शेयर को इंट्राडे में नहीं रखा जाता है। शिशिर जी, फंडामेंटली जो स्ट्रांग कंपनीज हैं, अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो
उसमें मेरे ख्याल डरने की उतनी जरूरत नहीं है। अगर जो उन्होंने पूछा कि ओवर वैल्यूएशन अगर है तो इसको कैसे जांचे कि ओवर वैल्यूड हो चुके हैं? देखिए, पहली बात है कि अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन के लिए एक सामान्य सा फॉर्मूला जो हम लोग पीई का देखते हैं, जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि अंडर वैल्यूएशन है या ओवर वैल्यूएशन है। 15, 17, 18 इस तरह का पीई वैल्यूएशन लेकर के हम लोग चलते हैं। तो उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रही है, उसके बावजूद भी वो शेयर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके कहीं ना कहीं तकनीकी तौर पे कहीं ना कहीं कुछ मुद्दा है। और या बहुत कम प्रॉफिट और बहुत ऊंचा चला गया है तो भी उस शेयर के साथ प्रॉब्लम है। यही अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का बिल्कुल मैं एक आम श्रोता के नजरिए से आपसे साझा कर रहा हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब कभी भी आपको लगे कि आपका मूल से अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है तो किस्तों में मुनाफा कमाते रहिए, थोड़े थोड़े मुनाफा कमाते रहिए, बहुत फायदे में रहेंगे। और बैंगलोर का रुख करते हैं। बैंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं एनआर प्रसाद। प्रसाद जी, स्वागत है आपका शो में। प्लीज सवाल पूछें अपना। हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर। गुड इवनिंग सर। मिस्टर सिन्हा, जस्ट वन क्वेश्चन। लास्ट वीक SEBI cautioned some of the companies which is coming under SME manipulating a lot of share prices. So, if I want to invest in any companies, how do I know that the script which I'm investing is not part of that SME cautioned by the SEBI? Or if I'm already having it, how do I know that this is a part of SME? Because this is going to be a little dangerous in the coming days. Okay. Manipulating the prices like this. Okay. Thank you. This is my question. Thank you. Mr. Prasad, that caution came after one particular IPO of a Delhi-based dealer, automobile dealer, which has a very small network, but when it went to IPO market and the total amount it was expected to raise 12 crore and there was almost 4,800 crore worth of subscription. So certainly there were some kind of question mark on that whether this particular company has the potential, why people are going for that. So in that regard, SEBI issued a caution that we should not go for these kind of things. It did not mention any specific company or any specific SME. So it's not possible for me to tell you that this is the company where you should not go. And of course, that's the policy of our program that we never discuss a particular company. Now, if you really interested in knowing whether that particular company has a more and more speculative activity, my advice would be that please check only three things: the top line, and the bottom line, and any kind of future expectation or the future thing which the company has said. If these things are giving a normal signal, I mean, that means there is nothing very, very upward movement or very, very downward movement or uneven movement in the stock or uneven movement in the balance sheet, please avoid that. जी, शेषर जी, अभी हमने पीछे देखा 12 कंसेक्यूटिव सेशन से जो है बाजार में तेजी बनी हुई है। इसके क्या प्रमुख कारण आप देख रहे हैं? और आईपीओ सीजन भी चल रहा है, मतलब रोजाना हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाईज पे बाजार चल रहा है, तो इसके क्या प्रमुख कारण है? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो अमेरिका है जी। कहते हैं ना कि अमेरिका में छींक आती है तो हमारे यहाँ बुखार लग जाता है, और अमेरिका में जब मौसम ठीक होता है तो हमारे यहाँ भी सुहावना लगने लगता है। हर मौसम बसंत का हो जाता है। तो फेडरल रिजर्व की ओर से ये संकेत मिल रहे हैं कि सितंबर की बैठक में, जो कि कल से शुरू हो रहा है, मतलब कल से महीना जो शुरू हो रहा है, उसमें वो शायद ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं। और ब्याज दरों में कटौती का सीधा सीधा मतलब है कि पैसा आपके पास आएगा। यही वजह है कि बाजार थोड़ा सा उसको लेकर के उत्साहित है। दूसरा यह है कि वैश्विक स्तर पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थे वो थोड़े से, बहुत मैं नहीं कहूंगा, थोड़े से सबड्यूड होते हुए दिख रहे हैं। और खासतौर पे रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई की स्थिति थी उसमें बीच में काफी तनाव बढ़ गया। फिर थोड़ा सा लग रहा है कि शायद कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा, लेकिन वो एक छोटा फैक्टर है। बड़ा फैक्टर अमेरिका है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बाजार में इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। थैंक यू शेषर जी। मूविंग ऑन टू अहमदनगर, वी हैव मुकुंद ऑन द लाइन। मुकुंद जी, वेलकम टू द शो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते मार्केट मंत्री जी, ऑल ऑफ टीम को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते। मैं आपको ये पूछने वाला सर, आज म्यूचुअल फंड का दिन है, संडे, आज शनिवार है। यूटीआई का जो मास्टर शेयर है 1986 में, आई मीन शेरवानी थे चेयरमैन, तो उसके बारे में जरा। मुकुंद जी, आज शनिवार है, म्यूचुअल फंड पे हमारा शो रविवार यानी कि कल जाता है।
अच्छा, ओके, सॉरी सर। नहीं, कोई बात नहीं। और देखिए, चूंकि इस प्रोग्राम की पॉलिसी है कि हम स्पेसिफिक स्कीम या पॉलिसी या स्पेसिफिक नाम पे हम चर्चा नहीं करते हैं। हाँ, अगर धीरेन्द्र के प्रोग्राम में ये डिस्कस होता हो वो अलग चीज है। तो आपका जो स्पेसिफिक पॉलिसी स्कीम को लेकर के जो आप यूटीआई के स्कीम की बात कर रहे हैं, तो शायद कल धीरेन्द्र आएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। अभी के समय मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड में आपके लिए निवेश बढ़ाने का मौका है, क्योंकि बाजार जिस तरीके से चल रहा है वो आपके लिए एक अच्छा रास्ता बनाता है म्यूचुअल फंड बाजार में जो तेजी आ रही है उसका फायदा उठाने का। और शिशिर जी, अभी हमारे कॉलर ने डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में बोला कि डिफेंस स्टॉक्स के बारे में आम निवेशकों में एक चर्चा का विषय बहुत बना हुआ है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। बड़े लंबे समय से कंसोलिडेशन फेज में है, तो ये भी आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, ऐसा क्यों है, इवन दो फंडामेंटली सब चीजें ठीक हैं। देखिए, पूरे बैंकिंग क्षेत्र में देखें अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उनके लिए कर्ज की रफ्तार बढ़ गई है, जमा की रफ्तार उस हिसाब से नहीं है। अच्छा, वो जमा जब जो है वो महंगा कर रहे हैं, यानी कि आपको आकर्षित करना है, तो आप ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद आपके कर्ज पे भी ब्याज दर पे असर पड़ेगा। तो अभी के समय में चूंकि जमा और कर्ज के बीच में संतुलन बिगड़ा हुआ है, उसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो NIM, जो कि किसी भी बैंक की वित्तीय स्थिति का सबसे बड़ा पैमाना होता है, उसके ऊपर असर पड़ने की आशंका है। तो आप किसी भी बैंक में देखें, चाहे सरकारी हो चाहे निजी बैंक हो, उसको लेकर के एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि ये स्थिति आगे रहेगी कि नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से इस समय में बैंकिंग क्षेत्र से अभी बहुत ज्यादा जो है जुड़ने की जरूरत नहीं है। और भी कई क्षेत्र हैं जहां पर बेहतर संभावना है, बैंकिंग क्षेत्र में भी इंतजार करना बेहतर होगा। और अगले कॉलर हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं अनिमेश। अनिमेश जी, वेलकम टू द शो। सवाल पूछिए अपना प्लीज। दिस इज अनिमेश भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता। सर, आई वांट टू नो that there is a war situation in Ukraine and Gaza is also disturbed. So will this war affect our internal economy and particularly the equity shares of any company? Because I have some equity shares. So would you kindly throw some light on equity share? Okay. On the prospect of this war, Ukraine war and war in Gaza. Mr. Animesh, of course, any kind of geopolitical tension will affect our equity market because we are living in a global village, and any kind of situation anywhere in the world will have some impact on the stock market. There is no doubt about that. At this moment, we are not seeing the kind of aggravation which we were having 3 months back, 4 months back. Sometime you will find that there is one particular incident or another particular incident, but that is not having a major issue in the terms of stock market, and that is why you are seeing that Sensex and Nifty both are at the record high. And one of the reason is, of course, the Federal Reserve indication about the interest rate reduction. So at this moment, the geopolitical situation is not affecting the market in the way which everybody was apprehending because of some kind of, I'm not saying that it has certainly come down, but there is some kind of moderation into that, and that is why we are seeing more positive sentiment in the stock market. जी, और अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगली खबर की ओर। विश्व के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 37% की बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल पेमेंट हब पे सिक्योर के ताजा आंकड़ों के अनुसार यूपीआई के माध्यम से प्रति सेकंड होने वाले लेन देन का आंकड़ा लगभग 3700 से अधिक था, जो 2022 में प्रति सेकंड दर्ज किए गए आंकड़ों से 58% ज्यादा है। इस तरह लेन देन की संख्या के मामले में भारत के यूपीआई ने चीन के अलीपे, पेपाल और ब्राजील के PIX को पीछे छोड़ दिया है। जुलाई में यूपीआई लेन देन 20,60,000 करोड़ को पार कर गया। ये किसी एक महीने में किए जाने वाला सबसे अधिक लेन देन था और लगातार 3 महीने से लेन देन का आंकड़ा 20 लाख करोड़ के ऊपर रहा है। तो शिशिर जी, किस तरीके से देखते हैं इस खबर को कि हमारा यूपीआई जो है लगभग पर सेकंड 3700 से अधिक ट्रांजैक्शंस, कितनी बड़ी बात है? देखिए, बहुत इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि सहज है, लागत कम है। आप देखिए, आप जो है अगर जेब में वॉलेट लेकर ना भी चले, पर्स लेकर ना भी चले, तो हमें तनाव नहीं होता है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप QR कोड स्कैन करते हो और आप पेमेंट कर देते हो, जिसकी लागत बहुत कम होती है। ना बैंकों के लिए बहुत ज्यादा लागत है और ना ही एक ग्राहक के लिए बहुत ज्यादा लागत है।
तो इसीलिए डिजिटल पेमेंट जो है वो उसकी आप जो क्वांटम जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि अप्रैल जुलाई में कितना ज्यादा बढ़ा और प्रति सेकंड कैसे हो रहा है, ये लगातार बढ़ेगा। अब बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं कि इतने लिमिट पे ये चार्ज लग जाएगा, ये चार्ज लग जाएगा, उससे लोगों के अंदर एक थोड़ा सा भय का माहौल जरूर बनता है। लेकिन मेरी अपनी समझ ये है कि डिजिटल पेमेंट को लेकर के कोई भी नियामक संस्था बहुत ज्यादा डिसरप्ट नहीं करने वाली है उसको। Sir, and moving on to our next caller from Mumbai, Ravi. Ravi ji, hello, welcome. Please ask your question. हाँ, नमस्कार मार्केट मंत्रा की टीम को। जी नमस्कार। सीसी सर को भी नमस्कार। नमस्कार। मुझे जानना था सर, अभी प्रॉमिसिंग सेक्टर कौन सा है? मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? रवि जी देखिए, इस समय में अगर प्रॉमिसिंग सेक्टर की बात करिएगा तो मेरे हिसाब से एफएमसीजी एक अच्छा एरिया है। ऑटोमोबाइल में भी जो है जो संभावनाएं बेहतर है। और मेरी एक सलाह ये जरूर होगी कि अगर आपके पास शेयर है तो थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुक करने से, मुनाफा कमाने से चूकिए नहीं। इंतजार मत करिए कि अभी 82,000 हो गया, 84,000 हो जाएगा तब कमाएंगे, नहीं। 82,000 पे अगर 30% भी निकाल करके मुनाफा कमा लेते हैं तो आपके लिए नुकसान की बात नहीं है। हमारे अंदर सबसे बड़ी परेशानी है ना कि हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते मुनाफे से। अपने आप को कहीं ना कहीं एक लेवल पे लाना होगा कि चलो कुछ तो कमाया और फिर धीरे धीरे किस्तों में मुनाफा कमाइए। तो जहां तक निवेश करने की बात है तो एफएमसीजी और आईटी सेक्टर मेरे हिसाब से समय में संभावनाएं बेहतर हैं और ऑटोमोबाइल में भी मुझे संभावनाएं बेहतर नजर आ रही है। जो अगर बेचने की बात है तो आप किस्तों में मुनाफा कमाइए, फायदे में रहेंगे। Sir, recently some companies have also been named as, Navratna PSUs. And there are also PSU stocks. So, just a brief, if you could briefly talk about that. Yeah, I think you are talking about the 4 PSUs, which includes NHPC, Solar Energy Power Corporation. Then we have the RailTel and Satluj Jal Vidyut Nigam Limited. So these are the 4 PSUs, and good thing is that the 3 are from the power or the new and renewable energy. I think the PSU stocks have always been, I mean, as Sparsh was talking about undervaluation and the overvaluation, PSU stocks have always been undervalued. I mean, you may be calling because of the perception and other thing, but I believe that the PSUs have always given you consistent return. So whenever you get an opportunity and whenever the prices are low, you should include that in your portfolio. Even going forward to become multi-bagger. Yeah, of course. And all these 4 companies have a huge potential. NHPC or Satluj Jal Vidyut, of course we do not name company, but since it's a policy decision on the 4 companies, so I think they have a good potential. Moving on to the U.S. stock markets. U.S. stock markets rose as the Dow ended at the all-time closing high for the second consecutive week on Friday, with Tesla and Amazon climbing after fresh U.S. economic data raised expectations that the Federal Reserve will cut interest rates next month. The Dow Jones Industrial Average rose 0.6% to 41,563. The Nasdaq Composite jumped 1.1% to 17,714, while the S&P 500 was up about 1% to end at 5648. Friday ended a tumultuous month on Wall Street after signs of a sudden moderation in the labor market in early August sparked fears of a U.S. recession. The influence of the Japanese yen carry trade worsened the rout. For the month, the S&P 500 climbed 2.3%, the Dow was up 1.8%, and the Nasdaq advanced 0.6%. The markets got boosted as U.S. consumer spending increased solidly in July, suggesting the economy remained strong while prices rose moderately. Encouraging personal consumption expenditure report came after Fed Chair Jerome Powell last week expressed support for imminent policy adjustment. Economic data next week includes the Labor Department's August jobs report, due on Friday. शिशिर जी, कार्यक्रम में आने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, आज की इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। स्पर्श और ईशान को दीजिए इजाजत। मार्केट मंत्र की टीम कल शाम 6:30 पर आपके साथ फिर साथ होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। और अंत में अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं ईशान मित्तल। Before we close, reminder of the headlines. Domestic markets rise for the third straight week. Sensex and Nifty jump over 1.5%. UPI comes leading digital platform with 81 lakh crore rupee transaction in April-July period. And US markets ended record high on consecutive Friday. That's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
से सबका